गया था, ये डॉक्टर साहब ने प्लास्टर वगैरह किया है, पट्टी की है, आज मुझे 28 दिन हो गए हैं। हाँ जी, 35-36 साल मेरी एज है, ठीक है ना। तो कल उन्होंने मुझे कहा है कि ये पट्टी खोल के ना आप इसकी एक्सरसाइज करें और एक मालिश दिया, ये करें। ये बाजू ना वहीं पे बेंड हो गया है, तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है ये सीधा किस तरह होगा, और एक्सरसाइज जो है उन्होंने तो मुझे बताया कि ये एक्सरसाइज आपने 15 दिन करनी है। ठीक ठीक, हाँ जी, चलिए ठीक है, अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। कुछ सवाल तो नहीं करना ना आपने? नहीं। अच्छा चलिए सही, ठीक है, ऑन एयर जवाब देते। थैंक यू सो मच इतरत, आप देखो टीवी अभी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो पूछा है एल्बो जॉइंट, आई थिंक डिसलोकेट हुआ था इनका, हट गया होगा अपनी जगह से, उसको दोबारा बिठा के और प्लास्टर में बिठा, हाँ, ताकि वो प्लास्टर इसलिए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि रिकरेंस ना हो जाए ना, बार बार निकलने की टेंडेंसी होती है। अच्छा देखिए, अगर आप नॉर्मल आदमी को भी प्लास्टर लगा दें किसी भी वजह से, जैसे मुझे और आपको भी लगा दिया जाए, तो जब वो प्लास्टर निकलेगा 4 हफ्ते 5 हफ्ते 6 हफ्ते बाद, तो वो एल्बो तो इज़ वेरी नोटोरियस फॉर बीइंग स्टिफ हो जाता है फ़ौरन। तो उसके लिए ये है कि फिजियोथेरेपी बहुत मस्ट होती है। मतलब उसके बाद ये होता है, बिल्कुल डॉक्टर ने इनको सही मशवरा दिया, अगर जॉइंट अपनी जगह बैठ चुका है और तकरीबन 4 से 6 हफ्ते हो चुके हैं, तो उसके बाद इनको फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत होगी। हाँ, नहीं, फिजियोथेरेपी मशीनों से भी होती है, प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो वो कुछ ऐसी मशीनें होती है ना, अल्ट्रासाउंड है, शॉर्ट वेव्स, डायथर्मी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और कुछ वैक्स बाथ वगैरह, तो उससे फिर वो हाथों की और ख़ासतौर पे एल्बो की फिजियोथेरेपी कराते हैं, ताकि जोड़ जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। और फिर वो पेशेंट को भी सिखा देते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, एक्सरसाइजेज वगैरह, कि उससे जो होता है वो जोड़ खुल जाता है, वरना आगे जाके जो होता है ना, एल्बो बिल्कुल ऐसे स्टिफ हो जाती है। और आपको पता है एल्बो जॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, सारे काम इंसान ज़ाहिर अपने हाथ से करता है, तो खुदा न खास्ता कि ये स्टिफ हो जाए तो फिर उसके बाद लॉन्ग रन में जाके ऐसे ही रह जाता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो इसलिए, और एल्बो में एक और मसला ये होता है कि यहाँ पे जो होती है ना, एक्स्ट्रा हड्डी बड़ी जल्दी बन जाती है। अच्छा। जिसको आप ये समझ लें, हम लोग तो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कहते हैं, तो समझें अंदर कुछ ऐसी कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट हो जाती है जो जोड़ के आगे पीछे होने में फिर रुकावट पैदा करती है। जितना डिले करेंगे जितना आप तो एल्बो में, तो एल्बो और नी दोनों ऐसे जॉइंट हैं। हाँ। वैसे तो हर जॉइंट जो है उसकी, जॉइंट का मतलब ही ये होता है कि वो उसको मोबाइल होना चाहिए, ठीक है ना। जॉइंट मींस जहाँ दो बोन्स आपस में मिलती हैं, मतलब लेकिन मोबिलिटी होनी चाहिए और ये सब जारी रखना चाहिए इन चीजों बिल्कुल, हरकत में बरकत है। सही डॉक्टर तारिक, आप बताइए। अच्छा, यहीं से यहाँ से रिहैब वाले का रोल शुरू होता है। हाँ। जैसे डॉक्टर अब हो गया, प्लास्टर लग गया, वो उतर गया, अब वो हमारे उस तरफ बॉल जो है ना हमारे कॉर्नर में आ गई है। अब उसमें जो एक टर्म होती है उसको कहते हैं फ्रोजन, वो फ्रोज हो जाएगा बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। अब जितना जल्दी उसकी रिहैब शुरू करेंगे, और हमने गाइडलाइन दे दी अपने थेरेपिस्ट को कि हमने कहा ये वाली जो मसल्स हैं इन पे तुमने काम करना है, और जॉइंट्स की सुपिनेशन, प्रोनेशन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन सारी ये करना है, वो पहले खुद करवाएगा, ठीक है ना। उसने वैक्स बाथ दिया, उसने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया, उसने सॉर्ट ऑफ उसको डीप टिश्यू मसाज दिया, उसके बाद वहाँ पे बने बनाए ना ब्रोशर्स मिलते हैं। अच्छा। उसमें सारी एक्सरसाइजेज प्रिंटेड हैं और कितनी देर एक्सरसाइज करना है सारा दिया। अब ये होता है कि वो हर 3 दिन बाद, हफ्ते में शुरू में 4 दिन वो आ रहा है थेरेपिस्ट के बाद, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, और फिर खुद से वो घर पर भी खुद करेगा। अब अच्छा। उसके बाद 1 महीने के बाद वो आता है मेरे पास। हाँ। मैंने देखा उसने पूरे एक नोट बनाए हुए हैं कि जब हमारे पास आया था, हाँ, तो इसकी फ्लैक्शन की डिग्रीज ये थी, हाँ, सुपिनेशन की डिग्रीज ये थी, प्रोनेशन की पहले क्या है और अब बाद में क्या है। अब यहीं पे हमने उनको मिलाया, देखा कि हाँ भाई इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने कहा कि नहीं, तो उसको अब और चेंज की जरूरत है या नहीं। हाँ। ये मसल्स अभी वीक हैं, ठीक है, और उसको कह दिया कि ये वाली एक्टिविटी मत करना कि दोबारा डिसलोकेट ना हो जाए। बस की पॉइंट ये है, मतलब ये कि जितनी जल्दी हो सके आपने जो है ना, इतरत आपने अपने जो है ना इसको जो एक्सरसाइज जो बता रहे हैं ना, आपने वो करना शुरू करनी। मतलब आपने जाना है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। हमारे साथ शाहीन है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। हेलो हेलो, शाहीन नहीं है? ओहो, माजरत के साथ शाहीन, क्योंकि जवाब दे रहे थे और बहुत ज़रूरी जवाब था, इसलिए हम आपकी फ़ौरन कॉल नहीं ले सके। आप दोबारा कॉल करो, ठीक है। हमें पता है मसलों मसाइल होते हैं, लेकिन हम भी क्या करें, थोड़ा सा जवाब की जो है ना, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट था कि शायद सिर्फ इतरत ही नहीं, कई ऐसे लोग होंगे जिनकी अभी हड्डी जो है जुड़ी होगी, और अक्सर लोग जो है ना हड्डी जुड़ने के बाद थोड़ा सा लिम्प करके चलते हैं, या फिर ये कि उनका बाजू पूरा सीधा नहीं हो पाता, ये इसीलिए कि बाद में जो है उसकी रिहैब नहीं कराया होता, या फिर उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं गए होते। देखिए जो 40 प्लस के बाद जो औरतें और मर्द होते हैं, स्पेशली फीमेल्स के हवाले से मैं बात करूँगी, उनको एक फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है रेडियस का, लोअर एंड, यहाँ कलाई का फ्रैक्चर ना, उसको हम लोग तो कोलीस फ्रैक्चर कहते हैं। बस ये समझ लें कि उमूमन औरतें ये कंप्लेन करती हैं कि भाई हम ऐसे ज़रा सा हमने गिरे और यूँ हाथ पे वज़न लिया और चट से आवाज़ आई और उसके बाद से बिल्कुल हाथ ऐसा मतलब लटक सा गया ना, तो फिर वो तो खैर एक्सरे वगैरह से कन्फर्म होता है। उसमें ज़्यादातर तो ये होता है कि आप प्लास्टर लगा के और हड्डी
बिठा देते हैं, MUA कहते हैं, मतलब मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, बेहोश करके हड्डी को सेट कर देते हैं। उसके लिए हमें तकरीबन 6 से 8 हफ्ते वो प्लास्टर मस्ट होता है। और फिर हम सीरियल एक्सरे करते रहते हैं, हर हफ्ते 15 दिन पे एक्सरे करा के देखते रहते हैं। अगर हड्डी सेट है अपनी जगह पे तो फिर हम उसको कहते हैं कि भाई आप 6 हफ्ते का प्लास्टर रखें, और उसके बाद फिर इनका काम शुरू होता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर ये होता है कि फिर हम इनके हवाले कर देते हैं कि अब आपने जो है ना इस जोड़ को हिला के दिखाना है। हमने तो स्टिफ कर दिया, अब आप हिला के दिखाएं। अब आपके यहाँ हॉकी जो है कौमी खेल है ना आपका, तो इस तरह हम लोग खेलते हैं आपस में। इन्होंने बॉल हमारे कोर्ट में डाल दी, उसके बाद वही है एक्सरसाइजेज उनको बताएंगे कि तुमने अभी फ़िलहाल इस पे इस तरह करके ज़ोर नहीं डालना है, ये वाली एक्सरसाइजेज हैं, हाथ को खोलना है, बंद करना है, मुट्ठी की 4-5 एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, सॉर्ट ऑफ एक कस्टमाइज होती हैं। अब जैसे कि आपने फरमाया एक पेशेंट है, वही वाला पेशेंट है 45 का है, एक आपके पास वही पेशेंट जो लेट 60s में आ रहा है, उसको उन दोनों में डिफरेंस होगा। बोन मास जो है, अब देखा जैसे मैं बाहर काम करता हूँ, जो हमारे यहाँ जो एफ्रो अमेरिकन पॉपुलेशन है, उनका बोन मास बहुत अच्छा होता है, टफ होते हैं ज़्यादा, टफ होते हैं। तब उसकी एक्सरसाइजेस जो हैं जितनी करवाना पड़ेंगी वो अलग होंगी। और एक अगर फर्स्ट करें वेस्टर्न यूरोप की तरफ का है, तो ये सब चीज़ें, और एक्सरसाइज का मेन रोल है इसके अंदर। और दूसरी बात पेशेंट का कंप्लाइंस, के पेशेंट आपकी बात माने, भाई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, फिजिकल थेरेपिस्ट ने बता दिया, लेकिन आया कि वो उसको मानता है, ठीक है ना, ये मेन चीज़ होती है। घर जाके वो वापस आता है, कहता है जी मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि पेशेंट का भी कोऑपरेशन, कि पेशेंट को डॉक्टर ने जो एक लाइंस दी हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट ने जो लाइंस दी हैं, वो उसके ऊपर काम करे। ओके, मतलब ये चीज़, दोनों चीज़ें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि बोन्स हैं वो टफ है या नहीं है उस इंसान की। अच्छा, हमारे साथ अतीक है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा जी, कोई सवाल? अच्छा हो गया आपका कि क्या नाम है, बिजनेस वाले भी बैठ करके अपने बिजनेस से वक्त निकाल के आपके वक्त टेलीविजन को देखना शुरू हो गए। पहले तो मुबारकबाद इस बात की कि काफ़ी ज़बरदस्त चेंज आया वक्त टेलीविजन में, और आपका प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बात करना चाह रहा था, चूंकि डॉक्टर मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर हज़रात आए हुए हैं बिल्कुल जी, रिहेबिलिटेशन और पेन मैनेजमेंट पे, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक मौजू है जो बहुत सुबह के प्रोग्रामों में छूटा हुआ है, और वो है थैलेसीमिया से मुतालिक। पाकिस्तान में थैलेसीमिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसमें अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत इस बात की कि आप थैलेसीमिया पे भी प्रोग्राम करें, और मैं साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रंस पे भी कोई बात नहीं कर रहा, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, वो भी बच्चों के कैंसर पे भी कोई बात नहीं हो रही। तो हमारे पास, चूंकि मेरा ताल्लुक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स CSR से है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे, तो हम इन अदारों को देखते हैं और आपको इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ थैलेसीमिया, बच्चों के कैंसर और जनाब डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन, डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रन पे बात करें, वहाँ पे एक बहुत ही अहम मौजू है, वो है बर्न सेंटर। बर्न सेंटर्स को हर हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट है कि वो अपने हॉस्पिटलों में बर्न सेंटर्स बनाएं, क्योंकि अगर शहर में एक बर्न सेंटर हो और 1.5-2 करोड़ की आबादी हो, तो बंदा जल जाए तो रास्ते में ट्रैफिक में फंस कर तो वो आधा मर ही जाता है वहीं पे। तो इस तरह उसका बचना नामुमकिन होता है। मेरी रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम के थ्रू ये है कि हम चूंकि बर्न सेंटर्स की प्रमोशंस पे काम कर रहे हैं, तो तमाम हॉस्पिटल हजरात को इस बात की सख्त जरूरत है कि वो अपने अपने जगहों पे थोड़े बहुत बर्न सेंटर जरूर बना ले, ताकि अगर कोई मोहल्ले गली में जल जाए तो बर वक्त उसको इमदाद दी जा सके। बिल्कुल, आपने बहुत सही किया। थैंक यू सो मच आपके इनपुट का भी। हम तो यही चाहते हैं कि आप जो भी है अपना इनपुट ज़रूर दें, बल्कि ईमेल के ज़रिए भी दें। हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो आपको स्क्रीन पे बार बार नज़र आता भी रहता है। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट जो चीज़ आप लोग चाह रहे हैं या जिस डॉक्टर से आपने बात करनी है तो वो ज़रूर है। मेरे ख्याल में ये पूरा एक उन्होंने जो बात की पूरा एक सब्जेक्ट है। हाँ नहीं, ही इज़ वेरी राइट। ख़ासतौर पे जो बच्चों का बोन ट्यूमर्स होते हैं या इवन किसी भी टाइप का कैंसर जो है बच्चों में, वो भी पाकिस्तान में खासा कॉमन है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम की जहाँ तक इन्होंने बात की, तो मैं शॉर्ट आपको बता दूँ, डाउन सिंड्रोम जो होता है ना वो एज रिलेटेड होता है, ख़ासतौर पे मैटरनल एज और पैटर्नल एज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो जो बड़ी उम्र की माएँ होती हैं, जैसे लेट मैरिज हो या लेट प्रेगनेंसीज हो, तो उनके बच्चों में ये बहुत रिस्क होता है डाउन सिंड्रोम का। और इसमें जो होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में तो, या जहाँ अच्छे ज़ाहिर है सिविलाइज्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो ये होता है कि इवन इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, यानी जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसी वक्त जो है ना वो जो रहम मादर से या यूट्रस से समझे पानी निकाल के टेस्ट कर लेते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, और फिर वहाँ पे उसको करा देते हैं थेराप्यूटिक एबॉर्शन। मतलब थेराप्यूटिक एबॉर्शन वो चीज़ होती है जिसमें पेशेंट को सब इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये बच्चा बहुत रिस्क पे होगा